मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले जिंदगी का एजेंडा, और जिंदगी का एजेंडा यह कहता है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें और मास्क जरूर लगाए रखें, जैसे कि हम इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं इस स्टूडियो से इतर सामाजिक जीवन में। खबरों के सिलसिले में चलेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर एमपी से बड़ी खबर आपको बता दें। 5 मई से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। 1 मई से हालांकि इसकी शुरुआत होनी थी 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन, और अब खाका खींच लिया गया है। 5,29,00,000 डोज की जरूरत है। तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक ली है। वैक्सीनेशन शुरू करने पर फैसला, 2 कंपनियों को ऑर्डर भी दिया गया है। 8 और 10 मई को 416 सत्र में 41,600 डोज, 12, 13 और 15 मई को 960 सत्र में 96,000 डोज। यह पूरा खाका खींचा गया है। पांच 5,29,00,000 डोज की जरूरत है। तैयारियों को लेकर सीएम ने अहम बैठक ली है। 1 मई से हालांकि वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन डोज न होने के चलते, सप्लाई न होने के चलते यह टल गया था। अब 5 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की जरूरत पड़ेगी वो 5,29,00,000 डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5,29,00,000 डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी, कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4,76,00,000 और कोवैक्सीन के लगभग 52,25,000 डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको तो ये क्या कुछ इस बैठक के दौरान निकलकर सामने आया है? बैठक के दौरान क्या कुछ निर्धारित किया गया? कैसे डोज दी जाएगी? कितनी डोज की जरूरत है? ये तमाम बातें। 5,29,00,000 डोज, 2 डोज लगनी है। इस लिहाज से आप देख लीजिए आयु वर्ग कितना बड़ा है। इसे पूरी रफ्तार से भी चलाना होगा। और सबसे बड़ी बात है वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब तक गारंटी के तौर पर सिर्फ 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो स्वदेशी हैं, भारत में निर्मित हैं। इनके ऊपर पूरी उपलब्धता का भार है। स्पुतनिक को परमिशन मिली है और स्पुतनिक के जो डोज हैं उनकी सप्लाई को लेकर अभी भी थोड़े संशय की स्थिति है। क्या राज्य सरकारें उसे खरीद पा रही, नहीं खरीद पा रही, इसे लेकर एक बड़ा सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहरहाल 5 मई से वैक्सीनेशन। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ इस बैठक में तय किया गया? और सबसे बड़ी चुनौती है डोज की, वैक्सीन की उपलब्धता। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए हैं कि 5 मई से 18+ के जो युवा बच्चे हैं अब उनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 5 मई से लेकर 15 मई तक 4 अलग अलग चरणों में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें पहले ही जो खेप रहेगी उसमें 1.5 लाख युवाओं को वैक्सीनेशन का डोज दिया जाएगा। इसके बाद 6 मई और लगातार 15 मई तक इस तरह से कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पत्रकारों के लिए भी एक अलग से जिलेवार विशेष कैंप लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं लगातार कांग्रेस जिस तरह से हमलावर हो रही थी कि वैक्सीनेशन की तारीख आगे बढ़ गई है, अब जाकर मुख्यमंत्री ने इस पर से पर्दा उठा दिया है। जी, एक और खास बात है कि उपलब्धता को लेकर, हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें ये उम्मीद है कि वैक्सीन प्रॉपर हमें मिलती रहेगी।
क्या ये माना जाए कि केंद्र से भी कोई मदद ली जा सकती है? डबल इंजन की सरकार है, मदद तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल ललित, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिया कि उपलब्धता जैसे जैसे आती। जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला ले लिया गया है और अब किस तरीके से टेक्निकली ये पूरा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पूरे बता दिए गए 960 सेशन, यानी इस क्रम में वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। बढ़ते हुए कोरोना के कहर के बीच राहत देने वाली खबर आई है। लॉकडाउन ने असर दिखाया है। कोरोना के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 दिनों में कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र और झारखंड, यहां पर सबसे ज्यादा कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना मृत्यु दर में भी कमी आई है। इसके अलावा अब कोविड सेंटर के पास ही ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। 1500 ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और गरियाबंद में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा, शाजापुर और गुना, यहां पर केस कम हो रहे हैं। डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग, या कुछ हद तक हम एक दो स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः आप देखें छत्तीसगढ़ में दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव में केसेस में थोड़ा कमी देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, गुना और शाजापुर, लद्दाख में लेह लद्दाख, और इसी से तेलंगाना में भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि केसेस में पिछले 15 दिन में कमी नोट की। इधर भोपाल में अब कोरोना को लेकर हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। अच्छी बात यह कि संक्रमित मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वाली मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात पर अगर इसी तरीके से हालात इसी तरीके से रहे, मतलब इसी तरीके से नियंत्रण रहा, काबू रहा, तो कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी स्थिति में हम आ जाएंगे। कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो जाएगा। एक सप्ताह की बात कर ली जाए, 12,513 संक्रमित मिले और ज्यादातर इसमें से स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। होम आइसोलेशन में करीब 7,500 मरीज हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। तो हर तरफ से अच्छे संकेत। इधर छत्तीसगढ़ में भी रिकवरी रेट सुधरा है। 83% यहां का रिकवरी रेट जा चुका है। अब तक कुल 6,27,051 मरीज रिकवर हो चुके हैं। संक्रमण की दर में तो गिरावट आ ही रही है, रिकवरी रेट में भी सुधार है। 83% छत्तीसगढ़ का। और कोरोना का ज्यादा तांडव झेल रहे शहरों में एक रायपुर के लिए राहत भरी खबर। रायपुर शहर के रेड जोन के 10 इलाकों में संक्रमण कम हो गया है। मार्च और अप्रैल के मध्य में इन इलाकों से संक्रमितों की तादाद का 36% तक हिस्सा आ रहा था, मतलब रायपुर के जो 10 इलाके हैं। अब पिछले 3 हफ्तों में 3.63% भी केस यहां पर नहीं मिले हैं। रायपुर के ये इलाके हैं समता कॉलोनी, डंगनिया, अमलीडीह, शंकर नगर, टाटीबंध, श्यामनगर, कबीर नगर, हीरापुर, अवंती विहार और खमतराई। ये वो इलाके हैं जहां लगातार केस तेजी से बढ़े थे। अब पिछले 3 हफ्तों में लगातार यहां केसेस में कमी आ रही है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिकवरी रेट को लेकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ढील दी जाती है तो क्या लापरवाहियां हो सकती हैं, यह भी एक मसला रहेगा। अवधेश रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अवधेश हमें जानकारी देंगे। दुर्ग से मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से जितेंद्र लगातार बने हुए हैं और देवव्रत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी के पास हम बारी बारी जाएंगे। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अच्छे रिकवरी रेट और इन तमाम स्थितियों के बीच अगर छूट
देने की कोई गुंजाइश बनती है, अगर छूट देने की कोई गुंजाइश बनती है, तो क्या इतना सुधार लोगों में आया है कि वो काबू में रहें, अनुशासन में रहें? जितेंद्र, देखिए ललित, अगर बात करें तो भोपाल अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो नया भोपाल जहां पर कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन कर रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगा ही नहीं है। लोग भीड़ और जाम लगाकर अपने घरों के बाहर खड़े हैं, बाजारें और दुकान पूरी तरह से सजे हुए हैं। तो कह सकते हैं प्रशासन भोपाल की तरफ कोई ध्यान नहीं है और वहां पर लगातार जो है मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो तकरीबन 2000 लोग स्वस्थ हुए हैं और इसके अलावा अगर नेगेटिव जो लगातार लोगों के पॉजिटिव निकलने की संख्या की बात करें तो तकरीबन यह आंकड़ा लगातार अब कम होता जा रहा है और 1670 के लगभग लोग अब पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, जो पहले 1800 के लगभग इसका आंकड़ा पहुंच रहा था। तो कह सकते हैं प्रशासन को अब और सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि पुराने भोपाल में लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में बड़ी भीड़ के साथ और हुजूम के साथ नजर आ रहे हैं। गलियों में भीड़ लगी हुई है, मगर प्रशासन उन्हें अपने घरों में कैद नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर भोपाल सहित नए भोपाल में पूरा जो है कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। ललित, वाकई और कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं डिसिप्लिन को लेकर, इसी तरह की स्थिति दोनों जगहों से आती है। मिथिलेश, आपके पास दुर्ग ने बहुत कुछ झेला, भुगता है, फिलहाल क्या स्थिति और लोग सुधरे हैं या नहीं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ललित, एक महीने की यदि बात किया जाए तो निसंदेह दुर्ग ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है और हमने वो स्थिति भी देखी है कि जब मुक्तिधामों में लाशों को जलाने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज की बात किया जाए तो थोड़ी राहत जरूर है, इसके इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि संक्रमण की दर में थोड़ी सी कमी आई है। यदि कल की मैं बात करूं तो कल जो है वो करीब 2300 टेस्ट किए गए थे, जिसमें 795 जो है वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस तरह से जो रेशियो देखेंगे तो वो काफी कम आया, ये बेहद राहत वाली बात है। दुर्ग पहले ही चेत गया था, यही वजह थी कि 6 अप्रैल से जो है यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। लगातार 3 चरणों का ये लॉकडाउन था और अब ये 6 तारीख के सुबह 6 बजे तक खुलेगा। लोगों में काफी जागरूकता देखी गई है क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ खोया था। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की बात किया जाए तो प्रशासन ने भी इस पूरे जो विपरीत परिस्थितियां थी उसका डटकर सामने किया है। स्वास्थ्य विभागों में जो है वह सुविधाएं बढ़ाई गई थी। वजह अब यह है कि जो संक्रमण की दर है वो काफी कम हुई है और लोग जो है वो तेजी से रिकवर हुए हैं। तो ये एक बड़ी राहत देने वाली खबर ये है ललित। और जो जिस तरह से मौतों की जो संख्या बढ़ रही थी, बस वो एक थोड़ी सी जो बात है, वो जो मौतों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रही है। सिर्फ कल की बात किया जाए तो सिर्फ 3 मिले थे, लेकिन उसके पहले की जो बात किया जाए तो वो 20 से 24 के बीच में आ रहे हैं। तो ये मौतें हो रही हैं, इनको रोकना प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इनके कारणों में जानना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन जो है 6 बजे सुबह 6 तारीख तक लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या लॉकडाउन को खोला जाएगा और या इसमें विचार किया जा रहा है? जी जी जी। और गुना से सहयोगी विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, अच्छी बात है, संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। इन सब के बीच क्या अपडेट विजय? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गुना जिले से इस वक्त की सबसे बढ़िया खबर ये कहेंगे कि जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव हो गए थे उससे ज्यादा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कोरोना से ठीक होने वाले पेशेंटों के आ रहे हैं। लगातार जैसे कल या परसों के अगर आंकड़ों पे गौर किया जाए तो करीबन 350 से अधिक जो है मामले सामने आए, लेकिन वहीं जब रिकवरी रेट की बात करें तो करीबन 450 से 500 लोग ऐसे थे जो रोजाना ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। और ये पूरा जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक चीज देखने को मिली कि ह्यूमैनिटी पावर, लोगों ने अपने आप के आत्मविश्वास को परखा है, देखा है और ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी अपने आत्मबल से जीत कर और आज वो घर लौटे हैं। वहीं कोरोना के चलते एक बड़ा अपडेट सामने आया है कोरोना के हालात को लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 15 दिनों में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनमें काफी कमी आई है और बीते 15 दिनों में और भी इस पे कमी देखी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे जो बड़े प्रदेश है उनमें भी कोरोना को लेकर बड़ी कमी देखी गई है और आगे भी ये दौर जो है जारी रहेगा। और बताया जा रहा है कि बशर्ते लोगों का डिसिप्लिन जारी रहे। दिक्कत यह है कि जैसे ही रियायत मिलती है सबसे पहले जो टूटता है वो है आत्म अनुशासन। अवधेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
अच्छी बात है, रिकवरी रेट बेहतर होना, 83% तक पहुंच जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूरे ग्राफ को देखा जाए, पिछले 1.5 साल के ग्राफ को, तो लापरवाही के चलते ही ज्यादातर मामले बढ़े हैं। अवधेश, क्या इस पर खुश हुआ जाए, नगाड़े बजाए जाएं? अवधेश, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नगाड़े बजाने चाहिए, क्योंकि अगर अप्रैल के माह को देखा जाए साल 2021 का, तो 2020 मार्च से लेके मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3.5 लाख नए मरीज मिले थे। लेकिन अप्रैल के 30 दिनों में 3,80,000 मरीज मिले। मतलब ये कि एक साल में जितने लोग संक्रमित नहीं हुए, उससे ज्यादा एक महीने में महज 30 दिन में लोग संक्रमित हो गए। मौत के आंकड़े भी वही है कि साल भर में 4,000 लोगों की तकरीबन मौत हुई, लेकिन एक महीने में लगभग 4800 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े अपनी तरफ है, दूसरी तरफ जो एक बेहतर व्यवस्था होने का जो फील बताया जा रहा है, एक एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों में सुधार हुआ है। हम 83% तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ों के इतर वास्तविकता अगर धरातल पे देखी जाए तो आज भी स्थितियां ये है कि आप एक आदेश कर दीजिए कि लॉकडाउन में अमुक चीजों के लिए ढील दे दी गई है, फिर लोगों का हुजूम देख लीजिए। आपने तय किया है कि रात 11 बजे से 5 बजे तक जो थोक बाजार है राजधानी का, वहां पे केवल गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग होगी। यकीन मानिए, हम अपने दर्शकों को दर्जनों बार तस्वीर दिखाए, हजारों लोगों का हुजूम उमड़ता है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं सामान को खरीदने के लिए। कहा गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होम डिलीवरी के माध्यम से कुछ दुकानों से सामान दिए जाएंगे और दुकानों को चिन्हांकित किया गया। एक एक दुकान एक एक जगह पे खुले हुए हैं, हर जगह घर के भीतर से सामान दिया जा रहा है। तो आंकड़ों को छोड़ दीजिए, आंकड़े काफी कुछ बताने और कहने और दिखाने के लिए गढ़े जाते हैं, लेकिन आंकड़ों के परे जो वास्तविकता है, ये वास्तविक तस्वीर हकीकत बयां करती है कि हम किस जगह पे पहुंच चुके हैं। ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से वापस आना बेहद ही कठिन है। आज लोगों के मन में भय है कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो हम जाएंगे कहां जाएंगे, हमें उपचार कैसे कराएंगे। यह भी कहा गया कि इस पूरे कोविड काल में लगभग 6.5 लाख दवाई की किट बांटी गई, दवाई की किट बांट दी गई, कहा गया ऑक्सीमीटर बांटा गया। लेकिन तमाम चीजों के बाद आज हकीकत यही है कि लोगों के मन में भय है। लॉकडाउन खुलने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि लॉकडाउन खोल दिया जाए। सरकार के ऊपर प्रेशर है, चैंबर ऑफ कॉमर्स कहती है कि व्यापारियों को डील दी जाए, सामाजिक संस्थाएं कहती है कि उन्हें अनुमति दी जाए, आम लोग कहते हैं कि उनके घर के राशन खत्म हो गए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। उसके बाद बीजेपी जो विपक्ष में है, विपक्ष कहती है कि लोगों की स्थिति बदतर हो चुकी है, इसलिए क्योंकि सरकार हर मोर्चे पे फेल है। और सरकार दावा करती है कि हर मोर्चे पे वो अव्वल दर्जे से आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि बयान प्रति बयान और जवाबदारी और जिम्मेदारी और इन सबके बीच आंकड़ों का फेर वो कुछ अलग है। वास्तविक हकीकत छत्तीसगढ़ की कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। जी, अचरज की बात यह है कि जब बीजेपी से पूछा जाता है कि आपके सांसद क्या कर रहे हैं, तो वो जवाब नहीं देते हैं। देवव्रत, होम आइसोलेशन और होम आइसोलेशन में मरीजों की मॉनिटरिंग, ये एक बड़ी चुनौती थी और यही इस मामले को बिगाड़ेंगे, ये मेरा सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले सुनील हंचुरिया शाजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट शाजापुर से? ललित, देखिए कि हम जो एक सबसे बड़ी महामारी का, संभवतः इस मौजूदा दौर की जो पीढ़ी है, ये सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। जिस तरीके के हालात है वो किसी दूसरे शहर से जुदा नहीं है। अगर बात मैं शाजापुर की करूं तो यहाँ पर पिछला जो 1-1.5 महीना बीता है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण बीता है। लगातार अस्पतालों में बढ़ते मरीज और एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा जो यहाँ बढ़ा था, उसके बाद शहर में लगातार कोरोना संदिग्ध होते। संदिग्ध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात सिर्फ वही है कि सरकारी आंकड़ों में जरूर शाजापुर जिले में 32 मौतें हुई है, लेकिन अगर अनाधिकृत आंकड़ों की बात करें तो 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग उसे कोरोना से जुड़ी मौतें नहीं मानता है, क्योंकि उसका कोरोना का डेथ कुछ अलग तरीके का है। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम निराशाओं के बीच जो छोटी छोटी खबरें होती है, उसका इंसान इंतजार करता है कि क्या वैक्सीन आई है, क्या इलाज के लिए कोई नया सोर्स मिला है, क्या कहीं से राहत मिली। तो एक राहत जो है वो ये है कि शाजापुर जिले में जो है रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ा है, और रिकवरी रेट के मामले में शाजापुर जिला फिलहाल प्रदेश में 11वें नंबर पर है। यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो नेशनल रिकवरी रेट से भी बढ़ के है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है। तो निश्चित तौर पर अगर रिपोर्ट में कहा गया और बहुत हद तक अगर ये बात सही भी है तो ये राहत भरी खबर यहाँ के लोगों के लिए होगी। अगर आंकड़ों की बात करूँ तो शाजापुर जिले में अब तक जो है 5300 के लगभग लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हुए थे, और उसमें से लगभग
4,500 जी, के आसपास जी। मरीज जो है वो ठीक होकर घर जी, पहुंचे। अगर ये जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, अगर वही आंकड़े मान भी लिया जाए जमीन पर उतने ना सही उसके इर्द गिर्द हैं, तो भी बहुत कुछ सीखना चाहिए शाहजहांपुर से लोगों को। देवव्रत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। होम आइसोलेशन एक बड़ी चुनौती पिछले बार भी सरकार के लिए थी, इस बार भी बनी हुई है। जब भी अच्छे आंकड़े होते हैं, अचानक से ऐसा लगता है मानो लहर आई और पूरे छत्तीसगढ़ को लपेट कर ले गई। देवव्रत, बिल्कुल। और होम आइसोलेशन के मरीज जो हैं वो रायपुर की सड़कों पर, मोहल्लों पर घूमते पाए जाते हैं और ये सच है। कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि समय पर उन तक दवाइयां नहीं पहुंच रही है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बेपरवाह तरीके से भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों द्वारा भी हो रही है और शासन प्रशासन की लापरवाही इस तरह की कि होम आइसोलेशन का मरीज ठीक हो जाता है तब उसके घर में दवाइयां पहुंचती है। तो ये स्थिति फिलहाल राजधानी में अब तक के देखने को मिल गई है। रही बात कि जो संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और संक्रमण का ग्राफ गिरा है, ये दावा भी सरकार कर रही है, वो लॉकडाउन की वजह हो सकती है कि इस वजह से ही जो संक्रमण की दर है वो कम हुई है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो भी कम हुई है और इसलिए भी मरीज कम हो रहे हैं। तो एक बार ये तमाम आंकड़ों को देने से पहले और तमाम दावे करने से पहले की स्थिति, अब की स्थिति और केवल अप्रैल माह की स्थिति की समीक्षा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए और उसके बाद किसी भी तरह के कोई दावे करने चाहिए, क्योंकि तमाम जो व्यवस्था थी वो तो खुद वेंटिलेटर पर दिखाई दी जब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि रायपुर का नागरिक या गरियाबंद, दुर्ग का नागरिक इस बात को लेकर के राहत महसूस कर सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जितने मौत के आंकड़े थे वो फिलहाल कम हुए हैं। और बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी थी और होम आइसोलेशन में रहना निश्चित तौर पे इस वजह से कई मरीज ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था जब से की गई है उसके बाद अस्पतालों की ओर नहीं भटकना पड़ता। लेकिन गनीमत की बात यह है कि उन तक दवाई पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है, तो इसको बेहतर ढंग से करने की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है कि आपने कई तरह के नियम और बिल्कुल वक्त की थोड़ी कमी है। देवव्रत, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, ये तमाम हमारे सहयोगी हैं। ये हो सकता है कि किसी के नाम के आगे अधि ना लगा हो, किसी के नाम के आगे मान्य ना लगा हो, पर मैं ये गारंटी से आपको यकीन दिला सकता हूं इन सभी को, और ज्यादातर जो हमारे सहयोगी हैं, कई बार कोरोना ने जकड़ने पकड़ने की कोशिश की, कोई उसकी जद में आया, कोई बचकर निकल आया, पर अगर कोई चीज कम नहीं हुई तो वो उनका तेवर, वो इनके जज्बे, वो इनका हौसला, ये उसी तरीके से खबर पहुंचाते रहे। सरकारों का हो सकता है अपना कोई मानना हो कि किसे वो मान्य करती है, किसे वो मान्य नहीं करती है, पर यह तय है कि हमारे तमाम सहयोगी हर दिन एक डर के साथ, अनजाने डर के साथ निकलते हैं, लेकिन खबरों का पीछा उसी हौसले और जज्बे के साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही।